राधा ने कुछ महीनों पहले ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और अभी राधा एक ऐसी जॉब की तलाश में थी जिसके साथ वो अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर सके। और बात ये है कि जो ये नैनी का कल्चर आया है वेस्टर्न से, ये उसको बड़ा समझ में आता था क्योंकि उसको बच्चे पसंद थे और उसको लगता था कि चलो बच्चों को थोड़ा बहुत टाइम देके मैं बाकी अपना टाइम पढ़ने में लगा सकती हूँ, या जो भी फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो देगी उसके लिए उसके पास इनफ टाइम हो जाएगा और पैसे के पैसे मिलेंगे। अब ये सब सोच के राधा ने कई जगह पे अपना, जहाँ पे भी उसको दिखा कोई भी सी ओपनिंग है वहां पे उसने अप्लाई कर दिया और उसको एक जगह से कॉल किया गया और उसको एक बहुत बड़ी हवेली में बुलाया गया। अब राधा जिस हवेली में गई थी वो बहुत पुरानी और काफी बड़ी हवेली थी, जैसे पहले राजा महाराजा जहाँ पे रहते होंगे ना उस टाइप की हवेली थी वो। और शायद उन्हीं के कोई जो होते ना पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आते हैं, वही शायद कोई ऐसा रहता होगा वहाँ पे। तो राधा पहली बार किसी ऐसे राजसी टाइप के इंसान से मिल रही थी, मतलब जिसका कुछ रॉयल सीन है इस टाइप का। सो राधा को जब बुलाया उन लोगों ने तो राधा से जो इस हवेली के मालिक थे अभी मिस्टर राघव शर्मा, वो मिलना चाहते थे। अब राधा गई वहां पे और राघव बहुत ही सिंपल था, मतलब अब राघव की इतनी एज भी नहीं थी, उसकी एज ऐसी थी 31-32 के आसपास सही होगी और वो काफी बड़ा बिजनेसमैन था। उसने राधा को बताया कि उसके बड़े भाई के 2 बच्चे हैं और एक बेटा है एक बेटी है, दोनों का ही ध्यान रखना है क्योंकि राघव के पास इतना ज्यादा काम होता है और वो नहीं चाहता कि बच्चों को वो टाइम दे ना पाए और बच्चे अकेला महसूस करें। और साथ में बताने लगा कि बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था जिसमें जो दोनों बच्चे हैं इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, इसके बाद से राघव ही उनका ध्यान रख रहा है। तो राधा को लगा कि चलो ठीक है, अब इतना सब कुछ देख के राधा को बहुत सही लग रहा था कि यार ये लाइफ तो कभी पहले जी ही नहीं। और हम में से बहुत सारे लोग मतलब नॉर्मली सोचते ही होंगे ऐसा ना, ये कि रॉयल लाइफ बहुत ज्यादा सही होती है, मतलब महलों में रहना, वहाँ डेली मतलब इतनी बड़ी जगह पे रहना, उस चीज को महसूस करना जहाँ कभी राजा महाराजा रहते होंगे, वो बहुत अलग चीज है अपने आप में। तो राधा इन सब चीजों से बहुत खुश थी कि यार इतनी सही जगह पे मिल गई जॉब। राघव ने राधा से पूछा तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगी बच्चों को संभालने में या कुछ भी, क्योंकि थोड़े से इमोशनल भी हैं वो। तो राधा ने बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वैसे ही बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार है तो मैं उनको कैसे भी होंगे मैनेज कर लूंगी। फिर राघव ने राधा को बोला कि ठीक है मैं तुम्हारा सामान फटाफट तुम्हारे रूम में रखवा देता हूँ और चलो तुम्हारा रूम भी तुम्हें दिखा देता हूँ। अब राधा राघव के साथ साथ उस महल में जिस साइड उसका रूम था जाने लग गई। राधा ने जब यहाँ पे कदम रखा था ना इस हवेली के बाहर, तब भी उसको कुछ वियर्ड लगा था कि जैसे कोई उसको देख रहा है या कोई उसका पीछा कर रहा है। अब जब वो राघव के साथ आगे जा रही थी, महल में चल रही थी, तब भी उसको लग रहा है कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। तो राधा एक जगह पे एकदम से रुक गई और पीछे मुड़ के देखने लगी, पीछे कोई भी नहीं था। राघव ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम क्या है और ठीक तो है सब कुछ। तो राधा ने बोला कि हाँ ठीक तो है, बस मुझे लगा कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है। तो राघव ने बोला कि इतना बड़ा महल है और यहाँ पे बच्चों के, मेरे और कुछ नौकरों के अलावा कोई नहीं रहता है, तो तुम्हारा पीछा करने यहाँ कोई बाहर से नहीं आएगा, डोंट वरी। अब ऐसी थोड़ी सी ऐसी हंसी मजाक टाइप की बात हो गई और राघव उसको उसका रूम दिखाने लग गया। राधा ने बोला कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है और अपना सामान वगैरह सेटल किया उसने। और आज रात में जैसे ही वो थोड़ा बहुत काम करके सोने वाली थी, उसको फिर बाहर ऐसी आवाज आने लगी और इस बार आवाज जो थी ना किसी के चलने की, वो बहुत क्लियर थी। साथ में जैसे कोई लाठी लेके चलता है ना कि लाठी की भी आवाज आए और पैरों की भी आवाज आए, वैसी आवाज आ रही थी। कोई जैसे बूढ़ा सा इंसान चल रहा होगा बाहर। तो इस चीज को देखने के लिए राधा फटाफट उठ के गेट खोल के चेक करने लगी। बाहर उसने देखा कहीं पे कोई भी नहीं था। और महलों में कॉरिडोर बहुत लंबे से होते हैं ना, मतलब एक कमरा होता है सामने बहुत लंबा सा, एक जिसको हम गलियारा भी कह सकते हैं, मतलब एक रूम है, उसके बाहर इधर बहुत लंबा रास्ता, उधर बहुत लंबा रास्ता, दोनों साइड देखा राधा ने, उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। खैर ये बात भी ऐसे ही हो गई, चलो कोई नहीं, राधा वापस जाके सो गई। अब नेक्स्ट सुबह राधा उठी और बच्चों को उठाया और ब्रेकफास्ट ऐसे ही बनाने के लिए किचन में गई। किचन में वो कुछ ब्रेकफास्ट और बनाना चाह रही थी, लेकिन पास्ते का डब्बा एकदम से सामने आ गया उसके, जैसे कि कोई उसको कुछ कहना चाहता हो। खैर उसने वो डब्बा साइड रख दिया और जो बनाना था उसको मन में वो उसने बनाया और लाके टेबल पे रख दिया।
अब बच्चों को बोलने लग गई कि चलो बच्चों फटाफट ब्रेकफास्ट कर लो। अब बच्चों ने जैसे ही वो ब्रेकफास्ट देखा जो भी वो बना के लाई थी, मुंह बनाने लग गए, ये नहीं खाना, मुझे सिर्फ पास्ता ही खाना है। दोनों बच्चे यही बोल रहे थे कि पास्ता खाना है, पास्ता खाना है। तो राधा के माइंड में ये बात क्लिक कर गई कि अभी पास्ता तो डब्बा मेरे सामने इत्तेफाक से कैसे आ गया, फिर मतलब बना मैं कुछ रही थी, पास्ता मुझे दिखाई दे गया। खैर राधा ने बच्चों को बोला कि ठीक है तुम लोग बस 10 मिनट वेट करो, मैं पास्ता लेके भी अभी आती हूँ। बच्चों ने कहा ठीक है। अब जैसे ही राधा मुड़ी पीछे, राधा ने रियलाइज किया कि ये बच्चे किसी से बातें कर रहे हैं, जैसे कि हंस के कोई बातें करता है ना, वैसे दोस्ती यारी में उस टाइप से। तो राधा ने इनसे पूछा कि किससे बातें कर रहे तुम लोग? तो बच्चे बोलने लगे कि ये फेरी आंटी से बात कर रहे हैं। राधा ने बोला फेरी आंटी? फिर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और राधा चली गई पास्ता बनाने के लिए। राधा पास्ता बना के लेके आई, उसने बच्चों को दिया, बच्चों ने पास्ता खाया। और ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीजों पे बच्चे पता नहीं क्यों लेकिन राधा से बहुत दूर दूर रहते थे और बड़ा चिढ़ते से थे उससे। राधा कुछ भी बोले हमेशा उसका उल्टा करते थे या उसकी बात नहीं मानते थे। वो कुछ बोले कि चलो साथ में खेलते हैं या कुछ, तो वो उसको इग्नोर करते थे बहुत टाइम। और ये चीज राधा को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन राधा समझती थी कि उनके पेरेंट्स अभी रिसेंटली उनको छोड़ के गए हैं, तो ये बच्चे अभी इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे उन सब बातों से, तो शायद इसीलिए लोग कट रहे होंगे मुझसे। अब यही सब सोचते सोचते वो महल से थोड़ा दूर निकल के आके खड़ी हुई थी और उसने देखा कि महल की बाउंड्री के बाहर एक औरत खड़ी हुई है जिसने एकदम शॉल लपेट रखा है ऐसे। तो राधा ने बोला कौन है? आवाज दी लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। राधा फटाफट निकल के बाहर गई और उसको पूछने लगी जो औरत वहां पे खड़ी थी, कौन है आप और आपको कोई काम है हमसे? तो वो औरत अपना नाम विमला बताने लगी और कहने लगी कि तुम कौन हो? राधा ने बोला कि ये इस घर में बच्चों की नई नैनी है और बच्चों का ध्यान रखती है। तो विमला पता नहीं क्यों बहुत ऐसे मुस्कुराई, तुम क्या ध्यान रखोगी, तुम तो खुद लगता है एक छोटी बच्ची और तुम अपना ध्यान रख नहीं सकती, तुम क्या बच्चों का ध्यान रखोगी? तो राधा को बड़ा अजीब लगा कि इससे इनको क्या मतलब है। खैर उसने कुछ बोला नहीं, उसने बोला कि ठीक है और जितना हो सकता है मैं करूंगी कोशिश कि उनका ध्यान अच्छे से रखूं। तभी विमला ने बोला कि हाँ मैं भी यहीं पे रहती हूँ और तुम्हें कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ होता है तो मुझे बताना। लेकिन वो बहुत रूडली बात करी, जैसे बहुत बूढ़े लोग बहुत गुस्से में कहीं बात करते हैं ना, वैसे ही, मतलब हंसी मजाक नहीं, कोई फेस पे स्माइल नहीं, रूडली एकदम। और जब विमला ने बोला कि वो यहीं पे रहती है कहीं, तो राधा को लगा हो सकता है कोई पड़ोसी वड़ोसी होगी और ठीक है कोई नहीं। अब ये बात भी खत्म हो गई। अब आज की रात हुई और रात में आज जब राधा सो रही थी वही आवाज फिर से आने लग गई जिससे राधा की नींद खुली। वही आवाज ठक 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 ठक। राधा उठी और देखने गई कि क्या हो रहा है। राधा फटाफट उठ के उस आवाज का पीछा करने लग गई। जितना वो उस आवाज का पीछा करे वो आवाज उतनी आगे आगे बढ़ती जाए और फाइनली जाके वो स्टोर रूम में रुकी आवाज। जैसे ही राधा स्टोर रूम में रुकी, चारों तरफ देखने लग गई कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर आवाज कहाँ से आ रही है। और एकदम से किसी चीज ने राधा के ऊपर अटैक किया। राधा बहुत तेज चिल्लाई और वहां से भागी बहुत तेज। जैसे से राधा भागी और पूरी स्पीड में भागी जा रही थी, कुछ देख नहीं रही थी। वो एकदम से आके विमला से टकरा गई और विमला उसको बहुत गुस्से में देख रही थी। राधा एकदम बोलने लगी कि शुक्र है कि आप आ गई, पता नहीं ये क्या चीज है जो मेरा पीछा कर रही है तब से, और मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से वो मेरे पीछे लगी हुई है। तो विमला ना ऐसे थोड़ा हंसने लगी और बोलने लगी कि देखो तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती हो, तुम्हें अपने आप को डर लग रहा है, तुम बच्चों को क्या बचाओगी चीजों से, और तुम तो मुझे बिल्कुल भी नैनी के लायक नहीं लगती हो। तो राधा खैर अभी डरी हुई थी तो उसने उतना कुछ बोला नहीं और जाके अपने रूम में सो गई। विमला भी वहां से चली गई। अब फिर नेक्स्ट डे हुआ। नेक्स्ट डे फिर थोड़ी बहुत बातचीत बच्चों से करना चाहिए राधा ने, लेकिन बच्चे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। लेकिन जो ये दोनों बच्चे थे उनमें से जो ये लड़की थी छोटी, वो थोड़ी मासूम टाइप की थी, तो ऐसे ही कुछ ड्राइंग बना रही थी यूनिकॉर्न। तो राधा ने पूछा कि तुम यूनिकॉर्न क्यों बना रही हो, तुम्हें यूनिकॉर्न पसंद है? तो बच्चे बोलने लगी कि मुझे यूनिकॉर्न पसंद है क्योंकि मेरी मम्मी यूनिकॉर्न बनाया करती थी और मम्मी को जो पसंद था वही मुझे पसंद है, मैं मम्मी की याद में ये सब बनाती हूँ। अब इस बात को सुन के राधा थोड़ा इमोशनल हो गई कि यार मतलब बच्चे कैसे चीजों को सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे उनको सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो वैसे ही बच्ची को ऐसे हग वग करके शांत करवाने लगी। इतने में ये बच्ची का भाई आया और उसके हाथ से जो ड्राइंग की कॉपी थी वो फेंक दी उठा के, और वो लड़का बच्ची को राधा से दूर करने लग गया और बोला चलो मेरे साथ। क्या कर रही हो, ये मना कितना के साथ बात करने को या इनसे ज्यादा मुंह इनको लगाने को। यार बच्ची भी देखते हुए राधा को आगे चली गई और
कुछ नहीं बोली, राधा से कुछ बताया भी नहीं। और वो बच्चे आपस में कुछ बातें करते रहते थे कि तुम अगर ऐसा करोगी तो फेरी आंटी गुस्सा हो जाएंगी, तुम ऐसा करोगी तो फेरी आंटी गुस्सा हो जाएंगी। तो ये राधा को समझ नहीं आ रहा था कि फेरी आंटी है कौन जो इतना गुस्सा करती हैं, जिनसे बच्चे इतना डरते हैं। अब ऐसे ही राधा और ये दोनों बच्चे बाहर पेड़ों पे ऐसे झूले झूल रहे हैं, खेल रहे थे। राधा ने जो ये लड़का था उसको बोला कि बेटा मेरे पास आओ, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। तो वो बच्चा राधा के पास आया और बोला हाँ बताओ क्या बात करनी है। तो राधा बोलने लगी कि तुम लोगों को क्या हुआ है, तुम लोग मुझसे ऐसे दूर दूर। अब वो बच्चा राधा को बोलने लग गया कि बस वो उनके साथ नहीं खेलना चाहता और उसको पसंद नहीं है, जो उसकी आंटी है वो मना करती है किसी और के साथ खेलने को क्योंकि वो बुरी है। तो राधा को समझ नहीं आया कि कौन ये सब बता रहा है बच्चों को, और वो इतना अच्छा बच्चों से बिहेव करती है, सब कुछ इतना अच्छा है। इसी बारे में वो कॉल भी करती है राघव को कि पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में, चीजें अजीब हो रही है और बच्चे मेरी एक भी बात नहीं मान रहे। लेकिन राघव इतना बिजी होता है अपने काम में कि वो बात नहीं कर पाता पूरी तरीके से राधा से, सब कुछ राधा खुद ही फेस कर रही होती है। अब एक रात की बात है, राधा सोई और राधा को वापस से ऐसा लगा जैसे कि वही खट खट की आवाज आ रही है, और ये आवाज इस बार उसके रूम में आ रही थी। जैसे उसने आंख खोल के देखा, उसका गला कोई पकड़ के बहुत तेजी से दबा रहा था। जैसे उसका गला एकदम दबा रहा है, उसकी एकदम सांस अटक रही थी, और जैसे ही सांस अटकना बंद हुई, मतलब उसको लगा कि अब वो मर गई। झटके से उसकी आंख फिर खुली, मतलब वो नींद में 2-2 बारी सपने देख रही थी। जैसे ही आंख खुली, अब बाहर से सच में आवाज खट 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 की आ रही थी। राधा उठी और अब सोच रही थी कि बस जो भी होगा बच्चों को नुकसान पहुंचाए इससे पहले मैं बच्चों को लेके यहाँ से भाग जाती हूँ। राधा ने फटाफट दोनों बच्चों को उठाया और लेके बाहर जाने लग गई। जैसे ही राधा बच्चों को लेके बाहर जाने लग गई, जो भी वो चीज थी वो राधा के सामने आई, और वो क्या था, वो थी विमला की आत्मा, और वो अटैक करने लग गई राधा के ऊपर बहुत बुरी तरीके से। बच्चे चिल्लाने लग गए कि आंटी प्लीज छोड़ दो, ये आंटी छोड़ दो इनको, ये बहुत अच्छी है, राधा कुछ नहीं करती और ये बहुत अच्छी है, ये जैसे आप हमें प्यार करती थी वैसे ही हमें ये भी प्यार करती हैं, आप इनको प्लीज मत मारो मत मारो। और ये सब जैसे बच्चों ने बोला तो विमला का हाथ अपने आप से ढीला हो गया राधा के गले से, और विमला बहुत दुखी होके वहीं बैठ गई। अब विमला जो थी वो स्टोरी बताने लग गई राधा को अपनी, कि जब वो यहाँ पे नैनी बन के आई थी तो उसकी कोई भी फैमिली नहीं थी, विमला सिर्फ और सिर्फ अकेली थी, मतलब पूरा परिवार उसका कोई भी नहीं था आगे पीछे। बस दोनों बच्चों का ध्यान रखती, उनको खिलाती पिलाती, उनसे बातें करती खेलती, पूरा उसका जो जीवन था वो उन्हीं बच्चों के चारों तरफ घूमता हुआ था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, और बच्चे जो अंकल हैं इन बच्चों के, सब लोग विमला को बहुत मानते थे, रिस्पेक्ट करते थे, और विमला भी इन सबको बराबर प्यार करती थी। अब एक बार की बात है, जो राघव था ये डायमंड वॉच पहनता था जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी। वो डायमंड वॉच ये इसने खोल के ऐसे रखी टेबल पे और वहां पे रख के भूल गया, वॉच रख के भूला और कहीं अपना चला गया घर के अंदर काम वाम करने के लिए। अब वो वॉच, ये जो बच्ची थी ना, इसके मन में पता नहीं क्या आया, इसने वो वॉच उठाई और अपने रूम में लिए चली गई। अब रूम में लेके वॉच चली गई, वो राघव जब उसको बाद में पहननी थी वो सब जगह ढूंढता रहा, उसको वॉच कहीं मिल नहीं रही थी। तो राघव ने विमला को पूछा कि आंटी आपने मेरी वॉच देखी है क्या कहीं, बहुत एक्सपेंसिव वॉच है और मुझे ये कहीं पे भी नहीं मिल रही है। तो विमला आंटी ने बोला कि मैंने देखी तो नहीं है, खैर ढूंढती हूँ, और होगी भी कहाँ, कहीं भी जाएगी थोड़ी ना, तुमने रखी होगी तो मिल जाएगी। तो राघव ने बोला चलो ठीक है, वो अपना दूसरा काम करने चला गया। और कुछ टाइम बाद जो विमला आंटी थी उनको इस बच्ची के रूम में वो वॉच मिली जो कि राघव ढूंढ रहा था काफी टाइम से। तो विमला आंटी ने बच्ची से पूछा कि तुमने ये वॉच क्यों चुराई, तो वो कुछ बोली नहीं, और क्या पता अब उस बच्ची के मन में क्या रहा हो, क्या सोच के उसने वॉच वहां से उठाई हो, बट उसको लगा कि अब शायद उसके अंकल उसको मारेंगे क्योंकि वो काफी टाइम से वॉच ढूंढ रहे थे, और जब वो मांग रहे थे तो इसने वापस नहीं की, तो इसको लगा कि पक्का कुछ ना कुछ कहेंगे वो, तो ये डरने लगी वॉच को वापस देने में। तो विमला आंटी ने बोला कि बेटा डरो मत, और वॉच मैं वापस रख दूंगी, और कुछ भी होगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है, तुम बिल्कुल डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा कोई भी। बच्ची ने कुछ नहीं बोला और वॉच वापस कर दी। ये वॉच लेके विमला आंटी को लगा कि जाके चुपचाप रूम में रख देती हूँ और बाद में बोल दूंगी कि यहीं पे तो रखी थी, आपने ध्यान नहीं दिया। विमला आंटी जैसे ही राघव के रूम में वो वॉच रखने के लिए घुसी, लॉकर खोला ही था, उतने में राघव ने आके रूम की लाइट ऑन कर दी, और अभी जो सीन दिख रहा था वो काफी अलग था। अभी ऐसा लग रहा था जैसे कि विमला आंटी उस लॉकर से कुछ निकाल रही हैं या फिर कुछ और चोरी कर रही है।
इतने में राघव ने देखा कि वो जो डायमंड की घड़ी थी वो विमला आंटी के हाथ में थी। अब बड़े आदमियों का क्या होता है, वो सफाई नहीं चाहते, वो बस या तो हाँ या तो ना चाहते हैं, उनको मतलब ही नहीं है लॉजिक से तुम्हारे, ऐसा कुछ जो दिखाते हैं ज्यादातर वही होता है। तो यहाँ पे भी वही हुआ। अब राघव ने जैसे ही आंटी को देखा हाथ में वॉच लिए हुए, तो राघव ने आंटी को बोला कि हफ्तों से मैं इस वॉच को ढूंढ रहा हूँ और आपने कहा था यहीं कहीं होगी, और जब मैं देख रहा हूँ तो ये आपने अपने पास रखी हुई है। अब आंटी खुद ही बोलने लगी कि बेटा तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बताने तो दो कि क्या बात हुई है, क्यों मैं इसको यहाँ पे रख रही थी। ये सब आंटी बोलने लगी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। और राघव ने ये कहते हुए घर से बाहर निकाल दिया कि इस घर में बहुत सारी महंगी महंगी चीजें हैं, और अगर अभी आप वॉच चुरा रहे हो कल को पता नहीं आप क्या करोगे, परसों बच्चे भी छोटे हैं, वो भी ऐसे चोरी चकारी सीखेंगे, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। ऐसे बोल के घर से बाहर भगा दिया विमला आंटी को। वो बेचारी बाहर घर के चली गई, और उनकी कोई गलती भी नहीं थी खैर, लेकिन वो घर के बाहर थी। वो गिड़गिड़ाती रही राघव को कि जाने दो, मुझे बच्चों से मिलने दो, एक बार बच्चों से मिलके मुझे बस बाय बोलने दो कि मैं जा रही हूँ, और मेरा तो उनके सिवा कोई है भी नहीं, मैं किसके सहारे जिंदगी जीऊंगी। बहुत कुछ बोला, लेकिन राघव ने साफ मना कर दिया कि मैं बच्चों से तुम्हें मिलने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम बच्चों को यही सब सिखाओगी जो तुम करती हो। बहुत बोला आंटी ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बच्चों से मिला दो, मुझे बच्चों को बस एक बार दिखा दो, तुम मिलाओ भी मत, सिर्फ दिखा दो, मैं बस बच्चों को एक आखिरी बार देखना चाहती हूँ। लेकिन राघव ने नहीं सुनी ये बात और गेट बंद कर लिए। अगली सुबह हुई, आंटी वहीं बैठी हुई थी, वो गई ही नहीं। अब फिर भी बोलने के बावजूद राघव ने बच्चों को नहीं मिलाया आंटी से। उसके बाद ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया, उसने आंटी को किले से बाहर करवा के ऐसे सड़क पे जो मतलब गली टाइप की थी वहां छुड़वा दिया, क्योंकि ये बना ही ऐसी जगह पे था, पहाड़ी टाइप की जगह पे किला बना हुआ था, तो आसपास पूरा सुनसान था। और वो जो विमला आंटी थी वो भी कहीं गई नहीं, वो भी बस किले के आसपास ही रहती थी, रोज डेली वेट करती कि शायद अब राघव का मन बदलेगा, लेकिन राघव कभी भी वापस नहीं आया है बोलने के लिए कि चलो कोई बात नहीं। और इसी उम्मीद में ठंड के मौसम में विमला आंटी की जान निकल गई। और वो चीज जो थी, अब जो ये फेज था विमला आंटी की लाइफ में जो उन्होंने लास्ट में जिया, ये शायद सबसे दर्दनाक फेज था उनकी लाइफ का, क्योंकि वो चाह के भी उनसे नहीं मिल पाई जिनको बहुत प्यार करती थी, और इसीलिए उनकी आत्मा इस घर में वापस आई और बच्चों का वैसे ही ध्यान रखने लगी जैसे कि वो जीते जी किया करती थी। सब कुछ स्टोरी बताने के बाद विमला आंटी को जो राधा थी उसने बोला कि ठीक है, मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन तुम भी तो देखो तुम क्या बन चुकी हो। तुम जब इंसान थी तो तुम कैसी थी, मतलब प्यार से भरी हुई, हर चीज इतनी अच्छे से करने वाली, और अब तुम्हारा शरीर छोड़ने के बाद तुम इस तरीके की हो गई और तुम कितनी नफरत से भर चुकी हो, और ऐसे रहोगी तुम कभी भी इस दुनिया को पार नहीं कर पाओगी। राधा ने बोला कि जब तुम जिंदा थी बच्चे तुमसे कितना ज्यादा प्यार करते थे, और अब जब तुम नहीं हो तो फिर देखो ना तुमने कैसा डर बना दिया बच्चों के दिल में, बच्चे तुमसे डरने लगे। तो तुम वही प्यार रख के जाओ ना बच्चों के मन में, और दुनिया तुम्हारे लिए अब नहीं है ये वाली, वो तुम्हारी दुनिया कोई और है, और मैं एक आत्मा के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम इनको बहुत ज्यादा प्यार करती हो और शायद मैं इतना प्यार ना कर पाऊँ, मैं बस उतना जरूर करूंगी, और तुम बस चली जाओ यहाँ से। और तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो कि बच्चों को कुछ भी परेशानी होगी, क्योंकि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इन बच्चों को मेरे होते हुए एक बार भी कुछ भी परेशानी नहीं होगी। अब जब इतना कुछ राधा बोल रही थी तो जैसे कि विमला के फेस पे जो चिंता की लकीरें होंगी वो हट रही थी, और विमला के मन में जो भी ग्रजेस थे, जो परेशानियां थी, जो कुछ भी दुविधाएं थी, वो सब धीरे धीरे जा रही थी। और विमला का चेहरा जो कि अभी बहुत डरावना और बहुत ही ज्यादा मतलब बूढ़ा सा अजीब सा था, वो धीरे धीरे साफ होता होता एकदम चमकीला सा हो गया, और कहीं विमला हवा में गायब सी हो गई। और उस दिन के बाद से उस महल में कोई भी आत्मा नजर नहीं आई, और जब तक राधा रही उसने इन बच्चों का ध्यान रखा। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लगाव ही पीड़ा है। ठीक है, लगाव करते हैं लोग, और होता है यार, मोह माया, इंसान है तो होता ही है, सबको होता है, सब कुछ हमें लगता है कि हमारा, हम जिससे प्यार करते हैं हमें के आसपास रहना पसंद होता है, लेकिन एक लिमिट तक है ना। अगर यहाँ पे वो इतना लगाव बच्चों से नहीं करती तो शायद वो ऐसे भूत की योनि में नहीं फंसती, वो अपना कहीं पे भी आजाद निकल जाती। तो मोह माया इस दुनिया में फंसे रहने के लिए अच्छे हैं, लेकिन इस दुनिया को छोड़ने के टाइम ये सब भी पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये साथ लेके जाएंगे तो मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। और मैं मुक्ति का पाठ क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हम भूत की स्टोरी सुनते हैं और भूतों का क्लाइमेक्स होता है मुक्ति, है ना, मोक्ष पाना या मुक्त होना। भूत सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वो भटकते इसीलिए हैं क्योंकि वो मुक्त नहीं हुए। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और
स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता देना स्टोरी कैसी थी। और यार सब्सक्राइब तो तुमने, मुझे पता है मैं खुश हो गई जब मैंने देखा कि यहाँ पे 1105 हो गए 1103 से। तो थोड़ा सा भी टाइम देता है मेरी वीडियो पे यार। तुम सब मतलब हीरे हो, हीरे, और तुम सब बहुत अच्छे हो, और थैंक यू।